अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ये दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और इनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को और मेरे सपोर्टर्स को जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं उनको सलामत रखें, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल पे आने के बावजूद मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा गाइस, आज जो स्टोरीज़ हैं मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरीज़ रिसीव हुई हैं। तो मेरे पास 6-7 स्टोरीज़ अभी मौजूद हैं जो मैंने लाइन अप की हुई हैं। तो कोशिश करूँगा कि एज़ मच एज़ पॉसिबल स्टोरीज़ आज के सेशन में शेयर कर सकूं और बाकी कल शेयर करेंगे इंशाल्लाह, या इसी सेशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मिलियन डॉलर बात कि अगर आप में से किसी ने भी इसको अभी तक लाइक नहीं किया तो ये वीडियो लाइक कर दें। और आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए, जैसे कि मिस नाजिया सलीम साहिबा हैं, आसिफ खान साहब हैं, जमील साहब हैं, रेगुलर लिसनर है हमारे, मुस्तफ़ा अली दिलदार साहब हैं, फ़ाहद ख़ान साहब हैं और इसके अलावा उबैद फ़ज़ल साहब हैं, मोहम्मद अदील साहब हैं और मलिक जमशेद इकबाल साहब हैं, मिसेज़ राशिद आपका शुक्रिया, उमैर इब्न हुसैन का शुक्रिया, मिस काशफा का शुक्रिया, अब्दुल अज़ीज़ साहब, टीपू सुल्तान साहब, हारून नज़ीर, सनी भाई, ख्वाजा बिलाल, अतिया मसूद साहिबा और यासिर भाई, नबीला ज़िशान, इसके अलावा तस्लीम कौसर और सबा अली साहिबा का शुक्रिया, ज़ुबैर भाई का भी शुक्रिया। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कमेंट्स किए थे और अगर किसी का नाम रह गया तो मैं मादरत चाहता हूँ। और एक हमारे, बल्कि 2 हमारे ऐसे लोग हैं, अदील भाई और फरहान भाई, ये हमारे एक तो लिसनर हैं, दूसरा ये स्टोरीज़ शेयर करते हैं और तीसरी बात ये है कि कमेंट्स और लाइक्स रोज़ाना करते हैं। तो आज की भी जो कहानी है, जो 6-7 कहानियाँ मेरे पास मौजूद हैं, इनमें जो सबसे हॉरिफिक कहानी है वो मैं सबसे पहले शेयर करूँगा और जो इसके लेवल की यानी उस जैसी ही एक और हॉरिफिक कहानी है वो उसके बाद शेयर करूँगा। तो अगर आप भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इन स्टोरीज़ के आखिर में आएगा। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें और अगर हो सके तो आवाज़ में रिकॉर्ड करके ही भेजें, वरना आप लिख के भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ में जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो बेहतर है तो मैं उसको डायरेक्ट प्ले कर दूँगा। अच्छा, आज की जो पहली कहानी है, क्योंकि ये एरिया मेरा जाना पहचाना एरिया है और यहाँ पे एक अरसा मैंने गुजारा है और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में जाना आना मेरा रहता है, तो ये कहानी फरहान साहब की कहानी है। बेसिकली हमारे ये जो सब्सक्राइबर हैं फरहान साहब, इनकी जो रिहाइश है वो मौसमियात कराची में मौजूद है। और आप लोगों के साथ मैंने मौसमियात की स्टोरी भी शेयर की थी। तो आपको याद होगा कि जब मैंने स्टोरी शेयर की थी तो कहा था कि जो लोग मौसमियात पे रहते हैं या उस एरिया के बारे में जिनके पास स्टोरीज़ मौजूद है वो शेयर करें। तो फरहान साहब की भी कुछ स्टोरीज़ हैं हमारे पास। खैर, ये जो पहली कहानी है, आपने अगर देखा हो कि कराची के अंदर, नॉर्थ कराची में एक कब्रिस्तान है जिसे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कहा जाता है। तो जहाँ पे ये मौजूद है ये सेक्टर 73 है और इसके सामने सेक्टर 9 मौजूद है। यानी कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके जो एरिया है उसको सेक्टर 9 कहा जाता है। फरहान साहब की जो वालदा है उनकी रिहाइश सेक्टर 9 के अंदर मौजूद है। और ये बताते हैं कि जैसे कि मुझे भी मालूम है कि ये जो एरिया है, इस एरिया में हर गली के अंदर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है।
यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो नॉर्थ कराची के दीगर इलाकों से बहुत बेहतर है, और यहाँ पे लोगों ने पैसे वगैरह मिला के सिक्योरिटी गार्ड हर गली के अंदर रखे हुए हैं। तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था, और अब से कुछ अरसे पहले की बात है कि शदीद सर्दी चल रही थी और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नया नया आया था। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड था, तो इसकी जहाँ पे ड्यूटी थी, अब ऐसा होता है कि एक गली में एक मौजूद है और कुछ डिस्टेंस पे दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है, तो एक दूसरे को ये लोग विसिल के ज़रिए आगाह करते हैं। तो अब हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था वो एक बहुत बड़ा दरख्त है, जो कि शायद बरगद का या पीपल का दरख्त है, उस दरख्त के नीचे बैठा करता था। गन उसके पास मौजूद होती थी, और उसको जो भी खाना वगैरह है, जो भी पानी वगैरह है, वो वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाता था। खैर, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और शदीद सर्दी हो रही थी। अब दिन के औकात में ड्यूटी देना अलग होता है, लेकिन ये जो रात का टाइम होता है, इस रात के टाइम के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके कंधों पे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, और उसको कहा जाता है कि भाई आप गली में टहलें, चक्कर लगाएं, ताकि कोई मिसहैप ना हो। तो वैसे ही हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने अपनी चेयर छोड़ी और अपनी गन को लेके वो सीधा चलता हुआ गली के कॉर्नर की तरफ आने लगा। गली मुकम्मल तौर पे सुनसान थी, शदीद सर्दी हो रही थी, और वैसे भी ये जो एरिया है यहाँ पे लोग रात में नहीं निकला करते, मतलब इतनी रौनक नहीं होती। सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि मैं चलता चलता जब कोने से कुछ पहले पहुँचा, तो जैसे पलट के देखते हैं, मैंने वैसे पलट के देखा, तो जहाँ पे मेरी चेयर रखी हुई थी उस चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ था, और जो भी बैठा हुआ था यकीनन वो एक औरत थी, और उस औरत की गोद के अंदर एक बच्चा मौजूद था। अब मैं थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा हूँ और मैं वहाँ से पलट के देख रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये कौन औरत है जो कि बच्चे को लाके ना सिर्फ यहाँ बैठ गई है, बल्कि इतनी खामोशी से आई है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ से आ गई, पीछे से आ गई, किधर से आई। हालांकि कोई आता है, उसके चलने की, उसके बोलने की कोई ना कोई आवाज़ आती है। अच्छा, हैरान कुन बात ये थी, सिक्योरिटी गार्ड बताता है, क्योंकि ऊपर दरख्त था और दरख्त से आगे कुछ लाइट लगी हुई थी, तो उस दरख्त की रोशनी में जब इसने देखा तो वो जो औरत थी वो बहुत तैयार हुई हुई थी, और इस तरह लग रहा था जैसे ये किसी तकरीब से आई है, और उसकी गोद में जो बच्चा था वो भी तैयार हुआ हुआ था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि दुल्हन का सा गेटअप है जो उस औरत ने कर रखा है। अब सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि ये जो औरत थी, क्योंकि यहाँ पे जो मोहल्ले में औरतें नज़र आई थी अब तक, इसका जो चेहरा था ये ज़रा डिफरेंट चेहरा था, बहुत ही एक्स्ट्रा गोरी थी, और समझ से बाहर था कि ये बिला आखिर कौन औरत है जिसका चेहरा मेरे जहन में नहीं आ रहा है। अब ये बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस तरफ चलना शुरू किया कि मैं जाऊं, पूछूं कि सब खैरियत तो है, किसी घर से निकल के यहाँ तो नहीं आई कि कोई रक्शे का वेट कर रही हो, कोई काम हो। तो ये सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि जब मैं वापस उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था, और जब मैं उसके ऊपर से नीचे तक गौर कर रहा था, तो मेरी नज़र जब उसके पैरों के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे पैर थे। अब मेरा दिमाग सटपटाया, मुझे अब एहसास हुआ कि भाई ये कुछ गलत है। अब सिक्योरिटी गार्ड था, इतनी कोई ख़ास तालीम भी नहीं थी, और कुरानी चीज़ें भी या तालीमात जो सूरतें वगैरह होती हैं वो उसको याद नहीं थी। तो ये बोलता है कि मैंने बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह जो मेरे जहन में आ रही थी मैंने पढ़ना शुरू की, और जब मैंने एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ी, तो मेरे सामने सामने वो औरत उस बच्चे को एक हाथ से ऐसे पकड़ के फुर्ती के साथ ही जो दरख्त का तना था इस तने के ऊपर चढ़ती हुई ऐसे चली गई जैसे कोई बिल्ली हो, कोई चौपाहा हो, जो कि बहुत तेज़ी के साथ उस बच्चे को एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से ऊपर चढ़ता चला जा रहा हो। अब ये जो मंज़र था ये बड़ा हॉरिफिक मंज़र था, और चौकीदार बताता है कि सेकंड्स के अंदर हुआ।
वो औरत इतनी फुर्ती से ऊपर चढ़ी कि बस मेरा दिमाग जो है उसने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, अब सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया कि उसने आके फरहान भाई की जो वालदा का घर है वहाँ के जो भी बेल वगैरह थी उसको रिंग किया, बेल बजाई, और बेल बजा के जब इनके भाई आए तो उसने कहा कि यार जल्दी से नीचे आए, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार महसूस हो रहा है। अब फरहान भाई के भाई जब नीचे आए तो वो बताते हैं जब मैं नीचे आया तो उसको शदीद बुखार हो रहा था और ये कह रहा था कोई पैराडोल वगैरह मुझे दे दो ताकि मेरी तबीयत बेहतर हो, मुझे बुखार चढ़ गया है। अब इन्होंने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात थी, ये बुखार कैसे हो गया। फिर उसने बताया कि अभी आधे पौन घंटे पहले ऐसे ऐसे हुआ है भाई, और मैंने एक औरत को देखा है और वो औरत बड़ी फुर्ती के साथ ऊपर चढ़ी है। खैर उसको पैनाडोल वगैरह दी, उसने पैनाडोल खाई और खाने के बाद जब उसकी ड्यूटी आवर्स ख़त्म हुए तो वो घर चला गया। ये बताते हैं कि वो दिन उस चौकीदार का यहाँ पे ड्यूटी का आखिरी दिन था और उस दिन के बाद से वो चौकीदार यहाँ पे वापस नहीं आया। कभी कहीं किसी से उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा कि भाई ये बहुत ही भारी जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आसेब यहाँ पे मौजूद है, और वो औरत जो कि दुल्हन के कपड़ों में वहाँ पे मौजूद थी, उसकी गोद में जो बच्चा था उसको लेके दरख्त में जाके गायब हो गई थी। तो आज भी वो दरख्त वहाँ पे मौजूद है और आज भी फरहान भाई का घर वहीं पे मौजूद है, यानी उनकी वालदा का घर वहाँ पे मौजूद है। अब गैस ये जो एरिया है ना, ये जो नॉर्थ कराची का एरिया है जहाँ पे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान मौजूद है, आपको याद होगा कि अभी कोई हफ्ते 10 दिन पहले मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की। चौकीदार की ही स्टोरी थी और वो थी बहुत पुरानी, 80s के दौर की थी जब यहाँ पे घर वर मौजूद नहीं थे। खैर फरहान भाई बताते हैं अब जो हमारा घर है, एग्जैक्टली जो हमारा घर है, तो ये घर भी बहुत भारी घर है और नीचे ये लोग रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर जो है ना खाली है। वो इस तरह से खाली है कि वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो सकती है ना उसको आबाद किया जा सकता है। जो कमरे मौजूद हैं उनको किराए पे भी नहीं दिया जा सकता। अब मैं बताता हूँ उसकी कहानी आपको। खैर ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, फरहान भाई की वालदा का जो घर है उससे ज़रा आगे आके जो यूपी मोड़ की तरफ का हिस्सा है तो वहाँ पे इनके भाई रहते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि इनके भाई भाभी वगैरह रात में 9, 10, 11 बजे इनकी अम्मी के घर आ जाते हैं। तो वैसे ही सर्दियाँ चल रही थी और इनकी बहन घर में मौजूद थी, फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थी। और इनका जो घर है बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, उसका इलेक्ट्रिक डोर इनका लगा हुआ है और घर में बैठे बैठे ये लोग देख लेते हैं, शायद इन्होंने एलईडी वगैरह भी इंस्टॉल की हुई है। ये बताती हैं कि मतलब इनकी बहन बताती हैं कि मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो एकदम से बेल बजी। अच्छा, जब बेल बजी तो ज़ाहिर सी बात है बेल बजती है तो इंसान देखता है कौन है। तो इन्होंने देखा तो इनकी भाभी और उनकी बेटी सामने खड़े हुए हैं। अब इन्होंने वहीं से खिड़की वगैरह से झांका, पूछा, तो भाभी ने बोला गेट खोलो। अभी अंदर आई, अंदर आके इन्होंने जो बटन था, क्योंकि इलेक्ट्रिक डोर था, उन्होंने इलेक्ट्रिक डोर से जो है वो दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो खोल के अंदर आ गई, जैसे होता है, मतलब खोल दिया और बस सब पता है कि जो भी है वो खुद ही अंदर आ जाएगा। जैसे कि हमारे घर में भी होता है कि हम दरवाज़ा खोलते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम से, जो भी है वो खुद ही ऊपर आ जाता है। अब वो खोल के आके दोबारा प्रेस करने लगी। अच्छा, इनकी वालदा वगैरह या कोई घर में मौजूद था। 2, 4, 5 मिनट गुजर गए। अब वो ये समझ रही हैं कि भाभी और बच्ची अंदर आ चुके हैं और अंदर आके टीवी लाउंज में कहीं बैठ गए। घर जैसा माहौल होता है, आके बैठ जाते हैं लोग। लेकिन इस दौरानिए में इनकी अम्मी ने बोला, बेटा तुमने अभी जो बेल बजी थी, गेट खोला था, कौन आया था?
तो उन्होंने कहा कि भाभी आई थी और भतीजी थी हमारी। इनकी अम्मी कहने लगी बेटा घर में तो कोई नहीं आया। अब इन्होंने दोबारा उस स्क्रीन पे देखा या विंडो से झाँक के देखा तो बाहर तो कोई भी नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था। यानी दरवाज़ा जब खुला है तो वो खुला हुआ है, इलेक्ट्रिक जो इन्होंने तरीका था, दरवाज़ा खुला हुआ है लेकिन बाहर कोई मौजूद नहीं और अंदर भी कोई नहीं है। अब इनकी जो बहन थी उन्होंने भाभी को फ़ोन किया कि भाभी आप कहाँ पे हैं और भतीजी कहाँ है हमारी, आप गेट पे आई, बैल बजाई, अंदर क्यों नहीं आई। अब उनकी भाभी ने जब सुना तो बोलने लगी कि भाई मैं तो घर में ही मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँगी, अभी तो नहीं आई मैं तुम्हारे घर में, ना मेरी बेटी आई है, मेरी बेटी सामने पढ़ रही है। ये एक अजीब कैफियत है, और अजीब कैफियत वो भी ऐसी कैफियत कि समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। वो कह रही है कि ना मैं ना मेरी बेटी तुम्हारे घर आए, ना हमने कोई बैल बजाई है, ना कोई इस तरह काम हुआ है। ये कह रही है कि मेरे सामने दरवाज़ा जो है वो मैंने खोला है, मतलब इलेक्ट्रिक जो भी डोर था उसको खोला है, और मैंने ख़ुद उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा गेट खोलो। अब इस तरह के वाक़यात बहुत सारे इनके साथ पेश आते हैं। अच्छा, एक और कहानी है, जो तीसरी कहानी है, जो इनकी ये बताते हैं कि ये तो ख़ुद मौसमियात में रहते हैं, वालदा इनकी यहाँ सेक्टर 9 में रहती हैं, लेकिन इनका जो ससुराल है वो गुलिस्तान जौहर के अंदर आर्किटेक्ट सोसाइटी है, ब्लॉक 8 के अंदर, जिससे गुल हाउस भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट सोसाइटी ब्लॉक 8 गुलिस्तान जौहर। तो वहाँ पे कोई 400 यार्ड्स के घर वगैरह बने हुए। तो एक बड़ा घर है इनके ससुराल वाले, जो एक बड़े घर में रहते हैं, 400 गज का घर है, और ग्राउंड +1 के ऊपर बना हुआ है। यानी जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे इनके ससुराल वाले रहते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको किराए पे दिया हुआ है। अच्छा, ये जो ऊपर का हिस्सा है, और ख़ास तौर पे जो घर में एंटर होते ही जो सामने का हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा है, जैसे सहन, पार्क वगैरह, गार्डन वगैरह मौजूद है, तो ये बताते हैं बहुत भारी हिस्सा है, यानी बहुत भारी एरिया है। और हमारी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो लास्ट किराएदारनी थी वो बड़ी नमाजी परहेज़गार थी और अच्छी फैमिली थी, साफ़ सुथरे लोग थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि वो तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठती थी। अब तहज्जुद की नमाज़ के लिए जब उठते हैं आप, जब आप रात में इशा पढ़ के सोते हैं और फजर से कुछ पहले उठ जाते हैं, तो वैसे ही ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के, नमाज़ पढ़ने के लिए उठी। ये फर्स्ट फ्लोर पे थी, और वहाँ पे जैसे होता है कि एक ओपन छत बनी हुई है, और वहाँ से आप झाँकें तो ग्राउंड फ्लोर का पार्क या सहन वगैरह नज़र आता है। खैर, इनकी किराएदारनी वज़ू करते करते एकदम से छत पे बाहर आ गई। इन्होंने सोचा बाहर झाँक लेती हूँ, कोई भी चीज़ जहन में आई होगी, कुछ पढ़ती हुई, दुआएं वगैरह पढ़ती हुई, इस तरफ आ गई। अब ये बताते हैं कि बच्चा जो होता है उसकी प्राम होती है, आपने देखा होगा, एक गाड़ी होती है जिसमें बच्चे को लेके घूम रहे होते हैं, प्राम जिसे कहते हैं। तो किराएदारनी ने देखा कि सामने प्राम रखी हुई है, क्योंकि दरवाजे से थोड़ा अंदर की तरफ थी और ऊपर से वाज़ेह दिखाई दे रही थी। और प्राम जो है ना वो खुद ब खुद कभी पीछे जाती है, कभी खुद ब खुद आगे आ जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे आ जाती है। अच्छा, जो भी हो रहा है ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है, कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे जा रही है 4-5 फीट और फिर खुद ही आगे आ रही है, जैसे कि कोई शरारत कर रहा हो। अब वो दीनदार थी, नमाज़ी परहेज़गार थी, तो उन्होंने आयतें वगैरह पढ़ी। आयतें पढ़ी तो वो रुक गई। इसी तरह एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फरहान भाई बताते हैं कि रात के कोई 12-1 बजे का टाइम था, और मैं इत्तफ़ाक़ के ससुराल किसी काम से आया हुआ था। और ये जो हमारा ससुराल है, इसका जो घर है, इसमें जब हम एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक झूला भी लगा हुआ है। तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मैं बाहर के हिस्से की तरफ ही टहल रहा था, बाकी जो भी घर वाले थे वो अंदर मौजूद थे। अब मैं वॉक कर रहा हूँ, और वॉक करते करते, फ़ोन पे बात करते करते, मेरी नज़र
झूले के ऊपर पड़ी। अब जब मैंने उस झूले को देखा तो उस झूले को जब मैंने देखा तो वो झूला खुद ब खुद हिल रहा था। एक तो होता है कि हवा से थोड़ा सा मूव करे, और एक होता है कि कोई बैठे और बाकायदा उसको स्विंग को चलाए अपने पाँव से ना। तो झूला बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ कभी आगे आता है, कभी पीछे आता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता। अच्छा, अब स्ट्रेंज बात ये थी कि इन्होंने आगे पीछे भी देखा, गौर किया कि यार ऐसा तो नहीं कोई कुत्ता हो, जैसे ब्लैक कुत्ता इन्होंने पाला हुआ था वो हो, वो पीछे से कर रहा हो कुछ, या कोई नज़र ना आ रहा हो अंधेरे में। लेकिन इन्होंने गौर से देखा तो वो झूला ऑटोमेटिकली खुद ही कभी आगे कभी पीछे होता जा रहा था। इन्होंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और ये बताते हैं कि मैं वहाँ से अंदर आ गया। इसी तरह एक वाक़या था जब ये लोग, यानी इनके जो ससुराल वाले थे, जब भी ये यहाँ पे शिफ्ट हुए थे इस घर के अंदर, तो एंट्रेंस कुछ इस तरह से थी कि जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो एक बड़ा पार्क था, पार्किंग एरिया था, और पार्किंग एरिया से जब आप निकल के जाते हैं तो फिर सामने एक वॉल वगैरह मौजूद थी, उसके साथ फिर किचन था, और किचन के साथ फिर आगे एक बहुत बड़ा सा एक्वेरियम मौजूद था। अब ये जो एक्वेरियम था ये इतना बड़ा था कि इसको अगर आपको हटाना हो और मूव करना हो या इस पर कोई काम करना हो तो कम से कम भी 8 या 10 लोग मिल के इस एक्वेरियम को मूव कर सकते थे या इस पर कोई काम कर सकते थे। तो खैर, जब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे या शिफ्ट हुए थे तो एक्वेरियम था, इसमें फिर पानी फिल करना होता है, मछलियाँ वगैरह डालनी होती हैं। तो इन्होंने एक्वेरियम वगैरह वहाँ पे लगाने के बाद उस पर पानी वगैरह डाला, मछलियाँ डाली, और डाल के सब अपनी अपनी जगह रवाना हो गए, घरों में चले गए। यानी पूरा एक्वेरियम जो है उसको रेडी कर दिया गया। ये बताते हैं कि रात के 1:30-2 बजे मेरी साली की मेरे पास फ़ोन आया कि फरहान भाई, ये जो एक्वेरियम है ये एकदम से फट गया है या टूट गया है, और ना सिर्फ टूटा है बल्कि इसका पानी स्ट्रेंजली जहाँ एक्वेरियम फटेगा या टूटेगा उसका पानी उसके नीचे ही आना चाहिए, लेकिन वो पानी आगे 2-3 कमरों के अंदर है, यहाँ पे नहीं है। ये बड़ी स्ट्रेंज बात थी। देखें, एक्वेरियम है, शीशे की चीज़ है, हो सकता है कि फट गई हो, ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसका पानी अगर वो फटेगा या उसमें से लीक होगा या टूटेगा तो उसका पानी वहीं गिरेगा। लेकिन उसका पानी वहाँ गिरने के बजाय उसका पानी दूसरे कमरों के अंदर आ गया था। तो ये कुछ इस तरह के वाक़यात थे, मैंने सोचा इनके वाक़यात आपके साथ शेयर करूं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आप लोग अपनी कोई कहानी, किस्सा शेयर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। ये आपका अपना चैनल है और इसकी ग्रोथ में आपको अपना किरदार अदा करना है। 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं, जैसे कि पहली रिक्वेस्ट के लाइक कर दें, दूसरी रिक्वेस्ट के जो भी एड्स वगैरह आते हैं उनको स्किप ना करें, और तीसरी $1 मिलियन रिक्वेस्ट ये है कि जो भी मैं स्टोरीज शेयर करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको अपने जानने वालों में, अपने सर्कल में शेयर करें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे अहल व अयाल को, मेरे इस यूट्यूब फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हमारी मुश्किलात जो हैं उनको हल फरमाए, हर आने वाली मुसीबत और बला से बचाए। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।